लेट्स स्टार्ट। तो अब मैंने क्या कहा कि अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई तीन एलिमेंट्स कौन कौन सी है। फर्स्ट सर्किट एलिमेंट्स हमने देखा, सर्किट एलिमेंट में फर्स्ट हमने रेजिस्टेंस देखा, फिर इंडक्टेंस देखा, फिर कैपेसिटेंस देखा। अब हम आए इसके ऊपर वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप की होती है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कोई भी पैरामीटर सर्किट में कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, सपोज आप एक बैटरी ले आए, देखो ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की, अगर मैं वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करूं, 5 वोल्ट की बैटरी लगाए। अब सर्किट में से आप इंडक्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, या करंट से पहले 10 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, बाद में 100 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर पैरामीटर, अगर उसकी वोल्टेज क्या रही? कांस्टेंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट है, तो अब सर्किट के अंदर पहले से 5 एम्पियर फ्लो करंट फ्लो कर रहा हो, से 100 एम्पियर, इसकी वोल्टेज क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये सर्किट के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं 5 एम्पियर करंट। ठीक है, ये भी क्या है? करंट सोर्स है। ये आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, 5 एम्पियर। तो अब इररेस्पेक्टिव आप सर्किट के अंदर आपके कोई भी वोल्टेज लगा लो, कोई भी अदर वोल्टेज सोर्स लगा लो, चाहे 5 वोल्ट लगा लो, पहले 100 वोल्ट लगा दो, इसका करंट क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। अब बात करते हैं दूसरा, जिसमें आप हमेशा गलत करते हो, क्वेश्चन आ जाता है ये आ जाती है डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो खुद की कोई बेसिकली कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, वो खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दूसरे पे, है ना। बेसिकली अगर मैं कहूँ 5 ऑफ x, ये आप ये हमेशा इस रेक्टेंगुलर के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। और अगर आप पहचानोगे कैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट, और कैसे पहचानोगे कि भाई करंट सोर्स डिपेंडेंट है? तो सबसे पहले एक तो आप प्लस और माइनस दे रखा है, मतलब ये बेसिकली क्या है? वोल्टेज सोर्स है। और अगर एरो शो कर रखा है, एरो शो कर रखा है, तो नो डाउट ये क्या है? मेरी करंट सोर्स है। अब कैसे पहचानोगे भाई डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? भाई आप इसकी वैल्यू देख लो, 5 × x, यानी ये इसकी खुद की वैल्यू 5x वोल्ट है ये, लेकिन किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स इट मे बी 2, इट मे बी 4, इट मे बी एनी नंबर, और ये एक्स किसी पे डिपेंड कर रहा है ना। ऐसे ही 5x वोल्ट है, ये 35 एम्पियर है, यानी ये खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? y की वैल्यू पे। तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेस, दिस इज करंट डिपेंडेंट सोर्सेस। इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान, आपका सर्किट का सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये सारी चीजें आपके सर्किट में एक साथ परोस दी जाएंगी आपको, ठीक है, आपको इंडक्टर भी मिलेगा, आपको रजिस्टर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, गेट और ईएस में इनमें क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई कौन सी आइडेंटिफाई विच आर एक्टिव एलिमेंट्स, विच आर पैसिव एलिमेंट्स, विच आर लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल। तो ये आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 5। ठीक है, जो 5वें पे क्वेश्चन आता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पावर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको जब भी है वहां पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स पढ़ते हो, लम्ड एलिमेंट्स पढ़ते हो, तो आप कंफ्यूजन होता है कि भाई लम्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। इसको ढंग से समझना, आगे इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा और मैं आपको बेसिकली असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, तो पहला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अब आप पढ़ चुके हो लीनियर का मतलब बेसिकली क्या है? अगर आपका ग्राफ एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, और ये भी लीनियर नहीं, ये तो लीनियर है बट ये नॉन लीनियर है। क्यों? उसकी डेफिनेशन देखो, एन एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर whose VI characteristic follows only one equation of straight line, only one, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। who follows VI characteristics only, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए लीनियर के लिए। सबसे पहली बात तो पैराबोलिक, साइक्लिक वगैरह, सर्कुलर, ये तो लीनियर होंगे ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन की भी 2 इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? थ्रू आउट एक ही इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन होना भी एक कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि स्ट्रेट लाइन तो हो, साथ ही साथ क्या हो? वो ओरिजिन से पास होगी, और हमेशा, ऐसा नहीं एक बार पास होगी चले जाए। ठीक है, तो देखो, अगर एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, ये फर्स्ट है। अब इसमें देखो,
V और I, ये फर्स्ट जो आपकी फिगर है V और I स्ट्रेट लाइन है, एक इक्वेशन है, नो डाउट, ठीक है, एक इक्वेशन है। अब इसमें आप देख सकते हो कि भाई ओरिजिन से पास कर रहा है, सेकंड कंडीशन देखो, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये क्या हुआ, लीनियर। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फिर से स्ट्रेट लाइन है, एक ही इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन की इसकी, y इक्वल टू mx प्लस सी से, ठीक है। और कोई भी आपका इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए ना, सी इज इक्वल टू जीरो है इसके अंदर, तो ये भी क्या है इसका, लीनियर है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसको देखो भाई, स्ट्रेट लाइन है, आप झट से लीनियर मान दोगे, नहीं देखो, जब भी मेरा एक्स एक्सिस देखो, जब भी एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से पास भी कर रहा है। बट दूसरी क्या है, इधर देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे थ्रू आउट ऑल टाइम, मतलब और थ्रू आउट होनी चाहिए एक इक्वेशन, यहाँ पे देखो जब भी आप इस क्वाड्रेंट के अंदर जाओगे ये आगे एक्सटेंड नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली वैल्यू क्या है, एक्स वी और आई की जीरो, यानी सिर्फ इस रीजन के अंदर लीनियर है, ठीक है। बट इससे पहले यानी इस रीजन के अंदर या फिर इस रीजन के अंदर ये क्या है, नॉन लीनियर, तो हम इसको ओवरऑल क्या मानेंगे, नॉन लीनियर ही मानेंगे। मैंने डेफिनेशन में देखना ढंग से, सेड टू बी लीनियर हुज वी फॉलोज ओनली वन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर ऑल टाइम। तो एक रीजन में स्पेसिफिक नहीं है, पूरे रीजन में, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको परफेक्ट लीनियर मानेंगे, बाकी नहीं तो एक रीजन में नहीं चलेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अब इसको देखो, फोर्थ इस वाले को, है ना, इसमें देख रहे हो आप वी और आई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो लीनियर है, ठीक है, और इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका बेसिकली ये भी लीनियर है, ओके, तो दोनों ही क्या है, लीनियर है, और ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ठीक है। बट ये क्या आ गई, ये आपकी दो इक्वेशन हो गई, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और ये दूसरी इक्वेशन होगी जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। और मैंने क्या कहा डेफिनेशन में, एक ही इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ तो दो इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या हो गई, नॉन लीनियर। चलो इसको देखते हैं, है, और यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो फिर से क्या हो गया, नॉन लीनियर, ये पैराबोलिक आ गया, नॉन लीनियर, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, अब ये भी फिर से एक ही क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो लीनियर है, बट थ्रू आउट माइनस इन्फिनिटी में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर से क्या हो गया, नॉन लीनियर। अब ये थ्रू आउट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लीनियर है, बट ओरिजिन को पास नहीं कर रहा, तो फिर से नॉन लीनियर। ये फिर से ओरिजिन को पास नहीं कर रहा, ये वाली इक्वेशन नॉन लीनियर, ठीक है। और ये स्पेसिफिक इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक की क्या है, लीनियर है, बट बाकी क्या है, जस्ट यहाँ पे तीन लाइन की इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर से क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपकी गेट गेस के अंदर कि ग्राफ बताओ, तो ये ग्राफ किसका है, एक्टिव एलिमेंट का है, पैसिव एलिमेंट का है, लीनियर एलिमेंट का है, नॉन लीनियर एलिमेंट का है, तो ये बेसिकली क्या है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के अंदर, लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, ओके, तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ 1 और 2 ये ही सिर्फ लीनियर है, बाकी क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारी बुक के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, किससे कुछ समझ में आता है, तो मैंने आपको बेसिकली सारी किताबों का निचोड़ करके इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। आगे एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना, सबसे पहले एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी और दूसरा वो ओरिजिन से पास होगी हमेशा, ओके। दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक्टिव वो जो एनर्जी देगा, एक्टिव हूं भाई, मैं एक्टिव हूं, मुझे पावर की जरूरत नहीं है, मैं दे सकता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव, ठीक है, विच डिलीवर्स नेट अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। और जो कंज्यूम करेगा, लेगा, वो क्या होगा, आपका पैसिव एलिमेंट, जिसको पावर चाहिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल बता सकते हो, डेफिनेशन ऑफ एक्टिव विल बी which delivers net amount of power to the circuit, otherwise passive, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एक्टिव अभी मैंने बताया था, वोल्टेज सोर्स, जो भी इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, ओपैम्प, ये पढ़ोगे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओपैम्प बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर भी आपके बीजेटी वगैरह भी होते हैं, हाँ बीजेटी इज आल्सो एन एक्टिव डिवाइस, क्यों, क्योंकि ये पावर को इंक्रीज करते हैं,
तो कोई भी एनर्जी जो एनर्जी दे या पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करे, दैट आर कॉल्ड एक्टिव। और पैसिव क्या होंगी? पैसिव जो जो पावर को कंज्यूम करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और डायोड। ठीक है, इन सबको एनर्जी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये गेज में बहुत पूछा जाता है। पैसिव एलिमेंट तभी होंगे जब आर एल सी हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव हो गए, वो वैल्यू में क्या केस होगा, हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट तुमको क्लियर होना चाहिए माइंड में। एक्टिव एलिमेंट आर दोज विच डिलीवर्स नेट अमाउंट ऑफ पावर, एंड पैसिव एलिमेंट और टिल इनफाइनाइट, ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर ये तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, यानी एनर्जी स्टोर करके रख लो और ये बाद में एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन कितना दे सकते हैं भाई? आपने उनको एनर्जी दे दी, सपोज आपने कैपेसिटर को 5 जूल एनर्जी दे दी। ठीक है, अब आपने कोई उसके अक्रॉस बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, और वो बल्ब बेसिकली वो सप्लाई देगा, लेकिन कब तक सप्लाई देगा? जब तक उसकी 5 जूल की एनर्जी खत्म ना हो जाए। सपोज 1 घंटे में खत्म हो गया, तो एक्टिव डिवाइस की डेफिनेशन ये नहीं है थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी सप्लाई, इनफाइनाइट टाइम तक वो एनर्जी सप्लाई कर सके। इसलिए एल और सी हमेशा क्या करेंगे? पैसिव डिवाइस के अंदर ही आएंगे। चलो अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। एक्टिव और पैसिव, ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये देखो, ये है। अगर कोई सर भी, हाँ बताइए। सर सर बैटरी भी इनफाइनाइट टाइम के लिए सप्लाई करती है क्या? मतलब वो भी कभी खत्म हो जाती है नहीं, वो चार्ज? इनफाइनाइट चार्ज, हम आइडियल बैटरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैं दो टाइप की हैं, आइडियल और नॉन आइडियल कंडीशन। ओके, तो बैटरी अगर आप बाजार से सपोज नॉर्मल अपनी बैटरी की मान कर रहे हो, अगर मैंने कह दिया कि 1 घंटे तक वो एक्टिव डिवाइस है, ठीक है, 1 for 1 hour इट इज एक्टिव डिवाइस। ठीक है, बट अगर अगर 1 घंटे के बाद में उसे आपको चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो पैसिव आ गई। लेकिन हम, मैं कह सकता हूँ मेरा सर्किट 1 घंटे के लिए ऑपरेट होगा, उस सर्किट के लिए वो तो एक्टिव हुई, क्योंकि मुझे कोई भी चीज, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे मेरा फोन ही आपको कुछ भी वर्क कराना है, एक टायर को ही घुमाना है, तो उस टायर की मेरे को जरूरत है कि 1 घंटे तक ही घुमाना है, और उसके लिए मुझे 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए, और वो सफिशियंट है उसके लिए। तो उसके लिए वो क्या डिवाइस हुई? आपकी एक्टिव डिवाइस। ठीक है, एक्टिव हुई। तो ओके, तो 5 वोल्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इरेस्पेक्टिव। वो सप्लाई करेगा, वो कंज्यूम नहीं करेगा। यानी आप एक सर्किट के अंदर बैटरी वोल्टेज लगाओगे ना, वो जीरो हो जाएगा लास्ट में, चलो, लेकिन वो कभी कंज्यूम नहीं करेगा। बट इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ क्या है? जैसे ही वो जीरो होगा, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज मेरी जीरो होगी, वो फिर से क्या करना चाहेगा? मुझे कोई भी दूसरी डिवाइस लगी हुई उससे चार्ज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो बैटरी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट इज एक्टिव डिवाइस। और हम क्या मानते हैं? हमारी कंडीशन है आइडियल कंडीशन के, इनफाइनाइट टाइम तक वो सप्लाई करेगी। ठीक है, इसलिए हमारी बैटरी हमेशा क्या है? एक्टिव डिवाइस में आएगी। सर अब ये बात करते आर हैं एल नेक्स्ट। और सी पॉजिटिव मीन्स क्या है? नेगेटिव नहीं हो सकते ना ये तो, आर एल और सी? नहीं, देखो सर्किट के अंदर, अब आप जब सर्किट के सवाल सॉल्व करेंगे ना हम, तो उसके अंदर क्या है, जो मैंने अभी बताया, पावर डिलीवर्ड और पावर कंज्यूम। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड आपको, अगर रेजिस्टिव का पावर आपका नेगेटिव भी आएगा, है ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिजिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट मैथमेटिकली एग्जिस्ट करेगी। मैं आपको जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसके अंदर दोनों पावर कंसिडर करूंगा, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। ठीक है, तो अगर आपने पावर सप्लाई कर रहे हो, अभी मैंने बताया पैसिव साइन कन्वेंशन की वजह से मैंने कहा कि पावर सप्लाइड, सॉरी पावर अब्सॉर्ब्ड, है ना, विल बी पॉजिटिव। अब उसी रेजिस्टेंस के लिए वो पावर सप्लाइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब बताओ यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि पावर कंज्यूम नहीं करेगा, वो पावर सप्लाई करेगा। ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट मैथम तो मैथमेटिकली तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन, तो रेजिस्टेंस के साथ तो दिक्कत नहीं आएगी, बट एल और सी के साथ तो आएगी दिक्कत। मैंने क्या कहा? एल और सी कुछ देर तक जब चार्ज हो जाएंगे तब क्या करेंगे? पावर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट जो पैसिव, ये मैंने क्या कहा? पैसिव तभी कहलाएगी जब एल की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो, सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जब ये पावर कंज्यूम करेंगे। इनकी नेगेटिव वैल्यू होते ही मतलब समझ जाओ ये पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन वो है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स में नहीं दे रखी होगी, लेकिन गेट के अंदर ये सवाल आया था। तो ऑप्शंस थे दोनों, एल और सी। पैसिव डिवाइस कौन सी होगी? एल, सी, एल लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो। बी ऑप्शन था एल और सी, एल ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने जो आइडियल में एक पैरामीटर मान लिया कि भाई एल ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो हमेशा एनर्जी कंज्यूम करेगा, नेगेटिव का मतलब सप्लाई करेगा। ठीक है, तो दीज आर पैसिव कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि भाई ग्राफ से कैसे पहचानोगे कि भी एक्टिव है या पैसिव है।
ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक याद रखो। अगर कोई भी ग्राफ के अंदर पॉजिटिव स्लोप है तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव, और नेगेटिव स्लोप है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो ये इसको डिफाइन करो, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, लीनियर है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप समझते रहो, पॉजिटिव का स्लोप मतलब ये एंगल थीटा है, टेन थीटा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, ये बढ़ता हुआ स्लोप है, और ये क्या है, मेरा गिरता हुआ स्लोप है। तो जब भी मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो मेरी डिवाइस क्या कहलाएगी, पैसिव। कोई भी क्वाड्रेंट में हो, अभी उसकी बात भी बात करते हैं। और ये मेरा स्लोप सेकंड में देखो, स्लोप क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे थीटा देख सकते हो, देखो टेन थीटा इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी पॉजिटिव है नो डाउट, डिवाइडेड बाय एक्स एक्स। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस तो क्या आ गया, नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप है ये। तो स्लोप निकालना आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। या सिंपल ये मान लो कि अगर ये स्लोप आपका ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और अगर ये गिर रहा है ऐसे नीचे तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ओके, तो ये एक्टिव डिवाइस हो गई क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका देखते हैं, एक ही क्वाड्रेंट में फिर से बढ़ रहा है तो पैसिव, पॉजिटिव स्लोप है। ये देखो, ये नीचे गिर रहा है स्लोप, यानी नेगेटिव स्लोप है, यानी कौन सी डिवाइस हो गई, सॉरी पॉजिटिव स्लोप है ये भी, क्योंकि इस तरफ बढ़ रहा है, यानी ये वाला बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर आपका पॉजिटिव स्लोप आएगा, और ये आपका नेगेटिव स्लोप होगा। ट्राइंगल है, आप ये देख सकते हो, ये एक मेरा ट्राइंगल है, तो ये जो साइड है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और ये नेगेटिव को। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमेशा आपका सवाल गलत नहीं होगा कभी। हाँ, इधर देखते हो, ये स्लोप क्या है, मेरा नेगेटिव है, तो कौन सी डिवाइस होगी, एक्टिव। ठीक है, सिंपल। और एक और तरीका कर सकते हो आप, अगर ग्राफ ये, और कंक्लूजन, ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमेशा पैसिव ही होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पैसिव ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट पैसिव। और अगर सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमेशा क्या होगा, एक्टिव। एक्सेप्शन है कुछ, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि भाई अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, एक सेकंड मुझे कुछ दूसरा लेने दो, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये और ये, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, मतलब पॉजिटिव भी स्लोप है और नेगेटिव भी। तब क्या करोगे, तब हम ये मानेंगे कि फॉर स्पेसिफिक पीरियड ये एक्टिव है, तो इसको फाइनल कंक्लूजन में जब भी आपके न्यूमेरिकल आता है तो हम इसे क्या कैसे कैसे कंसिडर करेंगे, एक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सेप्शन है। अगर एक ही डिवाइस कभी एक्टिव शो कर रही है, एक्टिव नेचर शो कर रही है, और एक नेगेटिव आपका पैसिव नेचर, तो हम उसको फाइनली एक्टिव ही मानेंगे। ठीक है, आगे मैं सवाल कराऊंगा। चलो इसके अंदर देखते हैं एक्टिव और पैसिव। ये वोल्टेज सोर्स, देखो प्लस करंट बाहर निकल रहा है, तो एक बेसिकली पावर सप्लाई कर रहा है, और ये प्लस एक रेजिस्टेंस के अंदर एंटर कर रहा है तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस तो क्या हुआ, कंज्यूम कर रहा है, तो पैसिव। और ये वोल्टेज सोर्स मेरी सप्लाई कर रही है क्या, मेरा एक्टिव। ठीक है, तो अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, ये जो नोट में मैं बताता हूँ ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड पावर गेन, तो दे आर एक्टिव। ट्रांजिस्टर का मतलब बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो और अभी डिटेलिंग में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आप सोच रहे हो कि ट्रांजिस्टर एक्टिव डिवाइस क्यों है, क्यों, क्योंकि जब आपने इनपुट में ये पावर को इंक्रीज कर देता है, कैसे, इनपुट में आपने 5 वोल्ट दिया, ये उसका वोल्टेज गेन बढ़ा देता है, 5 वोल्ट को 10 वोल्ट, यानी वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फॉर ए मोमेंट पावर आपका ओपेम के अंदर भी, बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर भी बीजेटी होते हैं बहुत सारे, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी वगैरह। ठीक है, तो ये एक्टिव है। दूसरा जो आप मशीन में पढ़ोगे अभी और आप पढ़ के भी आए हो, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक्टिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस, इट इज अ पैसिव डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर बेसिकली क्या करता है, जो पावर है एट कांस्टेंट, पावर को कभी नहीं बढ़ाता, वो एक स्पेसिफिक इनपुट पावर को आउटपुट पावर में बस बेसिकली वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन करके दे देता है। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मर हैज सम पावर एट इनपुट एंड आउटपुट, दे आर नॉट एक्टिव एलिमेंट। ये सेम पावर इनपुट होगा, इनपुट में जो पावर है आपका 10 केवी है, तो आउटपुट में पावर भी क्या होगा, 10 केवी, मतलब पावर को तो कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या, कैसी डिवाइस है, पैसिव, है ना। तो the active element should be able to provide power gain to the circuit for infinite duration। मैंने कहा ना, infinite duration के लिए
दैट इज व्हाई द चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर आर नॉट एक्टिव एलिमेंट। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट, तो यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट दो देख चुके हम, लीनियर और नॉन लीनियर। अब बात करते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट, ठीक है। बायलेटरल और यूनिलेटरल कुछ नहीं है, कोई भी अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, कोई भी डिवाइस के अंदर करंट दोनों तरफ से फ्लो कर सके, है ना, एक्स टू वाई डायरेक्शन और वाई टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब उस डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे एग्जांपल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को आप प्लस टर्मिनल में लगाओ या नेगेटिव टर्मिनल पे लगाओ, है ना। सपोज ए और बी टर्मिनल है, उन दोनों को स्विच करके बी और ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट, है ना। तो दैट इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट। और यूनिलेटरल का है कि भाई करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता हो। जैसे कि एग्जांपल डायोड, जो आप पढ़ चुके हो, यानी डायोड आपका कुछ ऐसे सिंबल का होता है ना। ये हमेशा जब भी फॉरवर्ड वाइज होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर रिवर्स में करंट इसमें फ्लो नहीं कर सकता, तो ये यूनिलेटरल है जिसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकते हैं। अब टेक्निकल भाषा की डेफिनेशन की बात करते हैं। बायलेटरल क्या होती है? विच ऑफर सेम इंपिडेंस व्हेन द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और करंट गेट रिवर्स, ठीक है। मतलब इंपिडेंस इसकी क्या रहे? सेम। जब पॉजिटिव करंट फ्लो करे तब भी उसका इंपिडेंस 5 ओम होना चाहिए, और जब नेगेटिव करंट फ्लो करे तब भी उसका इंपिडेंस क्या होना चाहिए? 5 ओम। लेकिन डायोड के साथ ऐसा नहीं है, आप पढ़ चुके हो। जब फॉरवर्ड वाइज करंट होता है तब उसका रेजिस्टेंस 7 या 8 ओम होता है, और रिवर्स वाइज जब करंट फ्लो करता है तो उसका इंपिडेंस कितना हो जाता है? अप्रोक्स अगर आइडियल बात करूं तो इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 200 किलो ओम इतना हो जाता है। तो डायोड इज नॉट ए बायलेटरल डिवाइस। तो आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर इंपिडेंस सेम रहेगा दोनों डायरेक्शन के अंदर, करंट का सॉरी वोल्टेज की पोलरिटी चेंज हो जाए या करंट की पोलरिटी चेंज हो जाए, अगर इंपिडेंस मेरा कांस्टेंट रहेगा तो वो मेरी कौन सी डिवाइस होगी? बायलेटरल एलिमेंट। या फिर दूसरा तरीका कि भाई अगर करंट दोनों तरफ से फ्लो कर सके आराम से और उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ पे कैसे बताओगे आपकी यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें, बायलेटरल कौन सी है? आर एल सी, तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर को आप दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर में, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन से करोगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाली प्लेट चार्ज हो जाएगी। अगर दूसरी डायरेक्शन से आपने वोल्टेज पोलरिटी बढ़ी तो दूसरी आपकी प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मैं बता चुका हूँ, डायोड है। अब कैसे पहचानोगे कि भाई ये ग्राफ से देख के ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये बायलेटरल है यूनिलेटरल है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फिर से रिवाइज करते हैं, क्या है आपकी? लीनियर है, ठीक है। दूसरा एक्टिव है या पैसिव है? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या है इसकी? पैसिव। चलो अब एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ है। अब जेड इम्पिडेंस कैसे निकालोगे? V अपॉन I1। इस पे ये I1 है और इस पे ये V1 है, तो इसका इम्पिडेंस क्या हो गया? V1 अपॉन Z1, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की, ये यहाँ पे क्या उल्टा डायरेक्शन है? -V1। तो यहाँ पे निकाल लो Z2। सेम ही पॉइंट पे -I1 है और यहाँ पे -V1 है, तो -V1 अपॉन I1 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I1। और ये क्या है मेरा? Z1। तो Z1 और Z1 क्या हो गए? बराबर, है ना। दोनों क्या है? तो ये कौन सी डिवाइस हुई? बायलेटरल। ओके। अब इसमें देखते हैं ये बायलेटरल है क्या। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखा, इम्पिडेंस निकाला, 4 वोल्ट डिवाइडेड 4 एम्पियर, कितना आया? 1 ओम आया। सेम इतने ही डिस्टेंस पे -4 एम्पियर 4 वोल्ट यहाँ पे हमने निकाला, है ना, उतने ही एक्सिस पे -4 एम्पियर पे। Z2 क्या है? आप कंपेयर करोगे दो इम्पिडेंस को तो सेम करंट पे और सेम वोल्टेज पे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो Z2 कितना आया? -4 अपॉन -4, वो कितना आया? 1 ओम। और ये दोनों क्या है? बराबर। तो फिर से क्या है? दोनों की इम्पिडेंस, भाई करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया बट आपका इम्पिडेंस क्या है? सेम। तो फिर से क्या आ गया? बायलेटरल। इम्पिडेंस क्या होनी चाहिए? सेम। चलो अब इसकी बात करते हैं। अब आप देख रहे होगे कि ये दोनों तो सेम है, तो ये भी बायलेटरल नहीं होना चाहिए। देखो देखते हैं, यहाँ पे आपने मेजर किया, फिर से कितने पे किया? 4 एम्पियर पे। 4 एम्पियर पे मेजर किया तो इम्पिडेंस कितना है? 8/4, 8/4 कितना है? 2 ओम। ओके। चलो अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, -4 एम्पियर। ओके, -4 एम्पियर पे वोल्टेज कितनी है? -6। तो देखो Z2 कितना है? -6 अपॉन -4, ये कितना है? 1.5 ओम। और यहाँ पे कितना आ रहा था? 2 ओम। 4 एम्पियर पे 2 ओम आ रहा था, यहाँ पे -4 एम्पियर पे तो दोनों इम्पिडेंस सेम है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी डिवाइस हुई? यूनिलेटरल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपिडेंस निकाला, कितना है? V1 अपॉन I1। इसके रिवर्स में कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका इंपिडेंस कैसा आएगा? सपोज यही निकालते हैं,
है ना, इस V1 पे निकालते हैं, माइनस V1 अपॉन करंट क्या है यहाँ पे थ्रू आउट 0, तो V1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे इम्पिडेंस की इनफाइनाइट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई वैल्यू है, तो ये फिर से क्या हो गया, यूनिलेटरल, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना। ये ग्राफ नॉर्मली किसका आता है, डायोड का, लीनियर नहीं आता, कुछ ऐसा आता है, अब पढ़ोगे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया कैसे डिफरेंशिएट करोगे बायलेटरल और यूनिलेटरल इम्पिडेंस से, इन सब का भी मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको, ठीक है। एक नोट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बायलेटरल, ठीक है। हर एक लीनियर एलिमेंट बायलेटरल होगी ही होगी, देख लो, ठीक है। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं उसमें पूछते हैं, मतलब हर एक लीनियर एलिमेंट तो बायलेटरल होगी ही होगी, देख लो इसमें लीनियर कौन सा, ये लीनियर है, ये बायलेटरल है, ये नॉन लीनियर है, देखो दोनों नॉन लीनियर है, तो फिर से क्या होगा, यूनिलेटरल। ये भी नॉन लीनियर है तो भी क्या होगा, यूनिलेटरल, है ना। कन्वर्ट ट्रू नहीं है, कन्वर्ट ट्रू मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट बाइलेटरल है तो लीनियर होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये क्या है आपका, बाइलेटरल है, ठीक है, बट ये लीनियर है क्या, नहीं है लीनियर, है ना। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट हमेशा अगर कोई भी डिवाइस लीनियर है तो हमेशा का हमेशा आपकी बायलेटरल तो होगी ही होगी, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट की, ठीक है। ये सिंपल सा, इसमें क्वेश्चन नहीं आते। टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब ये है कि आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपने दोपहर 12 बजे मेजर किया कोई एलिमेंट को तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये रेड वाला, ठीक है। उसी डिवाइस को आपने 4 बजे शाम को 5 बजे मेजर किया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, लीनियर तो आया बट शेप स्लोप चेंज हो गया। तो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक और है लम्प्ड और वो वाला मैं आपको पहले बताता हूँ, चलो देख सेकेंड, ये वाला जो होता है फिफ्थ, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होता है। लम्प्ड का मतलब क्या होता है, गुच्छा, है ना, एक जगह गुच्छा लटका हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब थ्रू आउट, ठीक है। तो लम्प्ड एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी स्मॉल इन साइज। फॉर एग्जांपल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आपने फर्स्ट ईयर की लैब में, ट्रिपल ई लैब में देखा होगा, कैपेसिटर भी देखा है, इंडक्टर भी दे रखा है, रजिस्टर भी, आप उसको हाथ में ले सकते हो, ले सकते हो ना, हाथ में लेके कह सकते हो कि ये 5 ओम का रजिस्टर है। वो कौन सा पैरामीटर कहलाते हैं, लम्प्ड पैरामीटर या लम्प्ड एलिमेंट। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट आपकी ट्रांसमिशन लाइन, आपके घर के अंदर जो वायर लगा हुआ है, वायरिंग लगा हुआ है, आप उसको एक टुकड़ा पकड़ के कह सकते हो कि इसका 5 ओम है, नहीं, वो 5 ओम थ्रू आउट लेंथ ऑफ दैट वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आया। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट कौन सा, आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेबल। उस वायर को हम इलेक्ट्रिकली 5 ओम नहीं कह सकते कि ये टुकड़ा 5 ओम का, इसको सेपरेट कर दो, नहीं, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेबल। these are distributed over the entire length of the circuit. For example ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एग्जांपल मिक्सचर और ट्रांसमिशन लाइन क्या मिक्सचर होती है, उसके अंदर इंडक्टर भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, समझ में आया व्हाट इज लम्प्ड पैरामीटर और लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। क्या आगे आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे, इसलिए उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी। चलो अब थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली 5 एलिमेंट्स पढ़ी हैं, ठीक है। कौन कौन सी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है, एक तो एक्टिव पे आता है और इस पे आता है, इन तीनों पे आता है, ठीक है। भाई ग्राफ को देख के बताओ भाई लीनियर है नॉन लीनियर है, ग्राफ को देख के बताओ एक्टिव है या पैसिव है, तो ग्राफ को देख के बताओ यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, ठीक है। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी बताना आप लीनियर और नॉन लीनियर कैसे पता करोगे ग्राफ को देख के। अगर सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, जीरो से पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, थ्रू आउट उसकी एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव और पैसिव का क्या डेफिनेशन निकली हमारी। एक्टिव एलिमेंट वो है जो हमेशा एनर्जी देंगे और पैसिव हमेशा जो लेंगे। बट ग्राफ को देखे कैसे करोगे, अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो कौन सी होगी, पैसिव, और स्लोप मेरा नेगेटिव है तो क्या होगी, एक्टिव, ठीक है। यूनिलेटरल बायलेटरल कैसे पता करोगे, यूनिलेटरल और बायलेटरल में सिंपल सा आपका इंपिडेंस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर इंपिडेंस और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इंपिडेंस, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर अलग आती है तो वो यूनिलेटरल है। चलो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं, ये रहा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसका बताओ आप,
ये क्वेश्चन है सिंपल, एक एलिमेंट है Z, ओके, कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह कुछ भी, ठीक है। ये वोल्टेज है, इट मे बी ट्रांसफॉर्मर आल्सो, ठीक है। तो V और I यहाँ से जा रहा है, V और I के बीच में करेक्टरिस्टिक्स ये स्लोप किया, तो ये कुछ ऐसा है, देखो ये। तो अब बताओ फाइंड द नेचर ऑफ एलिमेंट, आपको तीन बतानी है। सबसे पहले लीनियर नॉन लीनियर बताओ, ये है आपकी लीनियर लीनियर गुड गुड, लीनियर हो गया, वेरी गुड। अब फिर बात करते हैं एक्टिव या पैसिव, बताओ। एक्टिव पैसिव स्लोप इसका क्या है, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप है, तो ये हमेशा क्या होगी, पैसिव, वेरी गुड। तीसरी चीज, ये बायलेटरल है यूनिलेटरल है, बायलेटरल वेरी गुड, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि अगर वो लीनियर है, लीनियर है तो फिर बायलेटरल तो होगी होगी, तो ये रहा आंसर, लीनियर, बायलेटरल और पैसिव, वेरी गुड। नेक्स्ट ग्राफ ये रहा, ओके, ये वाला ग्राफ है, नॉन लीनियर, वेरी गुड। नॉन लीनियर फिर उसके बाद में एक्टिव या पैसिव, पैसिव वेरी गुड, पैसिव। और फिर तीसरा क्या है आपका, बायलैटरल, यूनिलैटरल, यूनिलेटरल वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन इम्पिडेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सही है आपका। चलो अब इसका देखते हैं, ये वाले ग्राफ का, एक सेकंड, तो मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ, नॉन लीनियर तो होगा ही, वेरी गुड। फिर मुझे बताओ एक्टिव या पैसिव, एक्टिव होगा, सॉरी पैसिव है, क्योंकि पैसिव या पॉजिटिव डायरेक्शन, पैसिव है, गुड। और बायलैटरल या यूनिलैटरल, यूनिलैटरल, क्योंकि इसका इम्पिडेंस देखो, यहाँ पे 4/4 है, यहाँ पे इम्पिडेंस कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 5/4, अलग है, ठीक है। तो ये सही आंसर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल और पैसिव। अगर ये वैल्यू 5 की जगह 4 होती तो क्या हो जाता है, ये बायलैटरल, गुड। अब इसकी बात करते हैं, आप पता ही होगा, लीनियर, बायलैटरल, एक्टिव और एक्टिव, गुड। और ये वाला जो स्पेशल केस बताया मैंने आपको, सबसे पहले नॉन लीनियर है तो ठीक है। अब नेक्स्ट, और एक्टिव हो गया, पैसिव होगा, पैसिव होगा, पैसिव देखो मैंने क्या बताया था, एक्टिव होगा, क्योंकि कुछ एक यहाँ तो पैसिव है ना, आपका स्लोप क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है, तो ये पैसिव हो गया, बट ये स्लोप आपका नेगेटिव हो गया, तो क्या आ गया, एक्टिव है। तो मैंने कहा था अगर एक कुछ ड्यूरेशन के लिए भी अगर एक्टिव है स्लोप, तो हम फाइनली क्या मानेंगे, एक्टिव होगा, गुड। और यूनिलैटरल होगा, क्योंकि यहाँ इम्पिडेंस अलग, यहाँ इम्पिडेंस अलग, ओके। फाइनल ये भी क्या होगा, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल और अब आपका जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा एलिमेंट में, आप बिल्कुल जितने भी केसेस बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं नया जो स्टार्ट करने वाला हूँ सोर्सेस, वो अभी खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैं चालू नहीं करता, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, और ये मैं PDF और वीडियो मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो आप सब प्लीज ज्वाइन हो जाना, है ना। मैं अभी लॉग आउट मत करना, ले रहा हूँ, ओके।